मैं बहुत आदर के साथ भाई मनोज गुर्जर जो मावली से हमारे बीच में है आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। बोलो एक नाथ की। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अभी आपके सामने नंद किशोर जी अकेला ने अपनी पीड़ा जाहिर की। एक दिन इन्होंने मुझे पूछा, यार मनोज जी एक बात बताओ, मैं अपनी लुगाई को यानी पत्नी को ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि सीधा दिल पे लगे। मैंने कहा गोली मार दे। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, इस खूबसूरत नाइट को प्रणाम करता हूं, हेलोजन लाइट को प्रणाम करता हूं, दरी जाजम गद्दों कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, माइक को प्रणाम, माइक के नायक को प्रणाम, टेंट को प्रणाम, टेंट में काम करने वाले आदमी परमानेंट को प्रणाम, इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम, नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को साक्षात दंडवत प्रणाम, और राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भंवरी और उसके चहेते समस्त भंवरों को प्रणाम। जय हो। यह कविता का पवित्र मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूं कि सरदार और देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, जिगर से बीड़िया जल सकती है, तो ये एक गुजर कवि क्यों नहीं हो सकता है। सबसे पहले आते ही इन्होंने मेरे परिचय में कह दिया ये गुजर है। मतलब कोई विशेष बात होगी, ये गुजर है तो है यार, जैसे ये ब्राह्मण है गुर्जर गौड़, हम गुजर, कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन सच बताता हूं, दुनिया में सब जातियां हैं, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है, और सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है। वाह बढ़िया। भाई साहब ने मुझे यहाँ उठाया, मैं ये नहीं कहूंगा कि भगवान इनको उठाए, क्योंकि किसी गुजर को उठाना अपने आप में साहस का काम है। गुजर एक बार कहीं बैठ गया तो फिर उसके बाद भी किसी को नहीं उठा सकता है। आपने देखा होगा राजस्थान में आंदोलन चला, पूरे राजस्थान में गुजर आंदोलन चला, सारी रेल पटरियां बंद, सारे गुजर रेल में और पटरियों पे आके बैठ गए। अब वो क्यों आए उनको ही मालूम नहीं। लेकिन साहब बेसला जी ने कहा आ जाओ। एक बारीक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं आपको, बेसला जी ने कहा आ जाओ तो सब आ गए। लोग तो बोरी के कट्टे, टोपले, तगारियां, थैले, बाल्टियां ले लेके आ गए। मैंने पूछा अरे ये क्यों लाए? वो बोला रे सरकार आरक्षण देगी तो इसी में भर के लाएंगे ना। जय हो। इसी में लाएंगे। वो एक बुजुर्ग आदमी, बिल्कुल बुजुर्ग, 90 साल का खड़ा था। मैंने पूछा आशा आप यहाँ कैसे? वो बोला देख मूंछ पर बट, हाथ में लट, और गुजर की हट खराब होती। मैं सही कह रहा हूँ, सारे वहां बैठे, आरक्षण क्या होता है उनको मालूम नहीं वो किसी को पूछ रहे क्या होता है, लेकिन अपने दिमाग से अंदाज लगा रहे ये होता होगा, ये होता होगा अपने दिमाग से। तो वो बुजुर्ग आदमी 90 साल का बेटा खड़ा हुआ था। मैंने पूछा आप यहाँ कैसे? बोला बेटा देख मूंछ पर बट, हाथ में लट, और गुजर की हट खराब है, इसलिए आरक्षण तो ले लेंगे जैसे तैसे, पर ये बता बेटे मेरे दांत नहीं है, मैं चबाऊंगा कैसे? और एक बुजुर्ग महिला, 90 साल की बुजुर्ग महिला बेटी मुझे देखती बोली मन्या इधर आ। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला बेटा देख सरकार आरक्षण दे रही है, मेरे से तू के नहीं, ये बोरी का कट्टा ले जा, तू भर लेना, बार बार तो देगी नहीं, एक ही बार देगी। अपन ऐसा करेंगे अपने खेतों में बो देंगे, हर साल काम आएगा। पर ये जरूर पूछता है ना कि इसमें यूरिया लगेगा डीएपी लगेगा। बढ़िया है। तो ऐसे हम बहुत भोले हैं, गुजर लोग बहुत भोले हैं साहब, आप सब जानते हो।
एक मैं सिद्ध कर सकता हूँ। एक बार मेरे घर के अंदर एक चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया। अब पकड़कर जैसे ही पीटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर। और मैंने कहा ये तो जाति की पंचायत हो जाएगी अगर इसको पीटेंगे तो मैंने क्या किया, एक रस्सी का छोटा सा टुकड़ा लिया, उससे उस चोर के दोनों पांव बांध दिए और पांव बांध के सीधा थाने में चला गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया, पकड़ के लाओ। वो बोले तू यहाँ तक आया तब तक तो चोर भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है, मैंने उसके पांव कस के बांध रखे हैं। वो बोले अरे पांव बांध रखे हाथ खुले। मैंने कहा हाँ साहब ये तो मेरे को संपट नहीं रहा, लेकिन वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वो भी गुजर है। जिस बात का संपट मेरे को नहीं रहा उसको भी नहीं रहेगा। ऐसे करता रहा लेकिन तब हाथ से रस्सी नहीं। बहुत बढ़िया। और एक वो बुजुर्ग, मैंने कहा था बुजुर्ग भाषा, वो आपके इधर तो आजकल क्या पता बफेट चलने लगे, हमारा उधर आज भी जीमन चलते हैं। नीचे बैठ गए बुजुर्ग भाषा, बैठे हुए थे रथ में, मिठाइयाँ सप्लाई कर रहे थे। एक परोस, भोलापन देखना, एक परोसकारी करने वाला आया, बोला मोतीलाल जी देखना तो अंदर लापसी कितनी के। तो वो मोतीलाल जी अंदर गए, बाहर आए, यहाँ घुटने तक पांव लापसी में भरा हुआ। बोले बेटा अभी तो इतनी है। मतलब भोलेपन की बात कह रहा हूं ना। वो किसी ने कह दिया यार मनोज तेरी कथा करवा, तेरी ढंग से नहीं चल रही तेरी ग्रह दशा। मैंने कहा कथा कौन करता है, और यही पता नहीं कथा कौन करता है, कथा पंडित जी करते हैं। मैं पंडित जी के पास चला गया, मैंने कहा पंडित जी कथा करनी है। वो बोला बिल्कुल कथा हो जाएगी। मैंने पूछा, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी है सामान जाना, और मेरी बोली गुजरी को बोला तू आंगन में बढ़िया चौका लीप देना, गंगा जल छिटक देना। नियत दिन पर कथा शुरू हुई। पंडित जी ने जैसी कथा शुरू की, मैंने पूछा पंडित जी मेरे को क्या करना है। वो बोला जो मैं करूं वो तेरे को भी करना है। मेरे समझ में आ गया। अब पंडित जी ने जैसे ही हारमोनियम पर कथा शुरू की, मेरे समझ में नहीं आया, मैं भी बोल गया और पंडित ने कहा ये क्या कर रहा है, मैं भी बोला ये क्या कर रहा है। पंडित जी ने कहा देख ऐसे बीच बीच में करेगा तेरे झापट पड़ जाएगी। मैंने भी बोल दिया देखो ऐसे बीच बीच में करेगा तो झापट पड़ जाएगी। और साहब पंडित जी ने वास्तव में झापट मार दी, मैंने भी खींच के मार दी। अब हम दोनों गुत्तम गुत्ता लड़ते 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 दरवाजे तक चले गए। इतने में मेरी भोली गुजरी उठ के आई, बोली ओ पंडित जी मुझे पहले कहते ये कथा यहाँ से चलकर वहां तक जाएगी तो मैं आंगन को वहां तक लीप लेती। ओए हाय, ओए हाय, क्या चौका वहां बढ़िया तक है, बहुत बढ़िया है। वह पत्नी पीड़ित साहब है, पति पीड़ित तो माला फट से पहना देता है। वो देखते हैं इसी बहाने कोई और माला पहनाने का मौका मिल जाए। मैं कह रहा हूँ ना बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत। मैं कह रहा हूँ मैं तो वहां चला गया पुष्कर के मेले में। अब भोले तो है ही, आप जानते हो, पुष्कर के मेले में चला गया अपने गाय, अपनी भैंसे, अपना पाडा और उसके बछड़े बछड़े को लेकर। सामने से अंग्रेज आया, वो बोला व्हाट इज दिस। अब साहब मुझे ये तो पता बफेलो, पर बफेलो किसको कहते, पाडे को भैंस को मालूम नहीं। लेकिन साहब इस गुजर ने बात नीचे नहीं गिनी दी। जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट्स बफेलो, दीज आर चाइल्ड बफेलो, और ये इसकी लेडीज बफेलो। ये जितने भी पीछे कवि बैठे हुए हैं इनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, अक्ल है। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो इनके पास बिल्कुल नहीं है। वो है मेरा अपना व्यवहार। आज मैं इस मंच पर अपने व्यवहार से हूं। विभीषण ने श्री राम से व्यवहार रखा तो उनको लंका मिली, सुदामा ने कृष्ण से व्यवहार रखा तो उनको 2 लोक मिले। ये तो रुक्मिणी ने बीच में टांग अड़ी वरना तीनों मिल रहे थे। और आडवाणी जी ने संघ से व्यवहार रखा तो उनको कुर्सी का सपना मिला, और मनमोहन जी ने सोनिया जी से व्यवहार रखा तो उनको कुर्सी मिली। और मैंने अपने भाई मयंक मीत और छत्रपाल शिवाजी से व्यवहार रखा तो मुझे ये मंच मिला। कहने का मतलब व्यवहार रखो, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। मैं तो संसार का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो कविता सुनाने से पहले उसका सार बता देता हूं। जीवन में सार की बात यह है, व्यवहार रखो। आपको कविता वविता नहीं आती तो भी अगले दिन आपका नाम इन कवियों के साथ अखबार में छप जाता है। मैं कह रहा हूं, पर ज्यादा व्यवहार भी नहीं दिखाना चाहिए। ज्यादा व्यवहार दिखाने से भी आदमी की गति बिगड़ जाती है। वो आडवाणी जी गए पाकिस्तान में और जिन्ना की मजार से कुछ ज्यादा ही व्यवहार दिखाया तो
तो आजकल खुद किसी व्यवहार के काबिल नहीं रहे। अच्छा है। इससे 4 कदम आगे जसवंत सिंह ने तो जिन्ना पर उपन्यास लिख डाला, यानी अपनी कब्र पर खुद फातहा पढ़ डाला। अरे जिन्ना पर लिखने की क्या जरूरत थी, वो बंटवारे की तस्वीर सबसे बदसूरत थी। ज पर ही लिखना था तो जय जवान लिखता, ज पर ही लिखना था तो जय किसान लिखता, ज पर ही लिखना था तो जय भारत लिखता, ज पर ही लिखना था तो जनगण मन अधिनायक लिखता। काश काश जिन्ना पर लिखने से पहले वो कलम टूट जाती, वतन रूठने से अच्छा था तेरी सांसें रूठ जाती। वाह वाह। अब मेरी ये कविता आपके समझ में आई या नहीं आई, फिर भी आपने तालियां बजाई, इसका मतलब आप भी मेरी तरह बहुत व्यवहारिक लोग हो।